कभी आटे से, हल्दी से, मिर्च पाउडर से थोड़ा अपना कुछ एक मेकअप बना लिया और ऐसा कहा जाता था कि शांत हो जाओ या सो जाओ, नहीं तो बैदा आ जाएगा। और वो बैदा बन के वैसे आते थे। आपने साई-फाई देखा होगा जिसमें टाइम ट्रैवल बिल्कुल। और इन तरह की बातें होती हैं, पैरेलल डायमेंशंस इनकी बात होती है। फिर आपने सुपरनैचुरल देखा होगा जिसमें काली शक्तियों की बात होती है। ऐसी शक्तियों की बात होती है जिसने समय और मृत्यु दोनों पे काबू पा लिया हो। जी, मुझे तो डायरेक्टर बोलता था ऐसे करना है तो मैं ऐसे ही करता था। वो तो जब हमारी अगली आई बुमराह, डिटेक्टिव बुमराह, तब मैं एज़ एन एक्टर खुला। दिक्कत ये है कि बहुत लोगों को पता नहीं चल पाती कि मेरी इनर कॉलिंग क्या है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं। बहुत रेयरली ब्लेस्ड समझिए आप होते हैं लोग जिनको थोड़ी अपनी कॉलिंग पता चलती, वही हुआ मेरे साथ। अब कोई आदमी होगा, जैसे किसी ने कहा ज़रा मुकेश को बुलाओ, तो अब एक ने बोला मुकेश, ए मुकेश, ठीक है, कोई होगा मुकेश, ठीक है, कोई कोई होगा, अरे कहाँ है मुकेश, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। आप समझ रहे हैं, अलग हाँ, अलग हाँ, किरदार अलग होते अलग। हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अच्छा लगता है कि चलो हमारे साथ का कोई जो है वो कुछ नया कर रहा है, कुछ अलग कर रहा है, वो पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो मेरिट के बावजूद सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा। एक चैनल ने अब यहाँ तक बोले नहीं नहीं ये पहले पत्रकार रहे हैं ना, तो हम इनका इंटरव्यू नहीं करें। बैदा के साथ पर्टिकुलर सबसे बड़ी मुश्किल अगर आप कहें तो वो हो सकती थी कि भाई इसकी कहानी कन्विंसिंग लगे जिन लोगों को साथ जोड़ना है। इस फिल्म में बहुत नई नई चीज़ें और ऑथेंटिक चीज़ें जो आपने लिख दिया। अब लिखना तो एक चीज़ है, उस लिखने को कन्विंसिंग तरह से सिनेमैटिक रिप्रेजेंटेशन देना। अब कोई गिरा और जब सर उठाया तो जंगल जाग उठा। नमस्ते, आदाब। आप देख रहे हैं एम बोले तो, और एम बोले तो के स्टूडियो में आज पहली बार आज मेहमान आए हैं। अब तक आपने मुझे अकेले को देखा होगा। आज हमारे पास पहली बार एक गेस्ट आए हैं। हमारे पहले गेस्ट एक्टर हैं, काम करते हैं और बहुत बढ़िया काम करते हैं। आज क्यों है स्टूडियो में? क्योंकि पिक्चर आई है इसी फ्राइडे, मजेदार फिल्म, नाम है बैदा, साई फाई सुपर नेचुरल फिल्म। थोड़ा सा लग रहा है ना अजीब, कॉन्ट्राडिक्टिंग क्यों है भाई साहब बताएंगे हमें। शोभित सुजॉय नाम है, काफी काम कर चुके हैं और करने भी वाले हैं आगे, तो सब कुछ हम उन्हें ही बताने देते हैं। शुरू करते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और आपने मुझे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से मैं पहले आग्रह कर दूं कि प्लीज़, रिलीज़ हो चुकी है बैदा, ज़रूर देखें। भरपूर मनोरंजन 2 घंटे से कम में। राइट। जहाँ तक रही साई फाई और सुपर नेचुरल की हाँ, ये कॉम्बिनेशन क्या है? सर एक कहानी है फिल्म की। अच्छा। फिल्म जो है ना, आपने साई फाई देखा होगा जिसमें टाइम ट्रैवल और इन तरह की बातें होती हैं, पैरेलल डायमेंशंस इनकी बात होती है। फिर आपने सुपर नेचुरल देखा होगा जिसमें काली शक्तियों की बात होती है। ऐसी शक्तियों की बात होती है जिसने समय और मृत्यु दोनों पे काबू पा लिया हो। यहाँ दोनों का मिश्रण देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, टाइम ट्रैवल भी है, पैरेलल डायमेंशन भी है, काली दुनिया भी है, ठीक है, और कुछ मायावी शक्तियां भी हैं। इन सब के बीच थोड़ा भोजपुरी का तड़का भी है। अच्छा, तो ये साई फाई सुपर नेचुरल थ्रिलर इसीलिए बोल रहे हैं। सिर्फ साई फाई बोलेंगे तो सिर्फ साई फाई हो जाएगा, सुपर नेचुरल बोलेंगे तो हॉरर बन जाएगी। और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अपने तरह की पहली साई फाई सुपर नेचुरल थ्रिलर है जो कम से कम बॉलीवुड में या हिंदी सिनेमा में तो मुझे याद नहीं है, मेरी याददाश्त में। अगर आपके या दर्शकों के हो तो हमें भी बताएं। हाँ, मुझे भी ऐसा एकदम इस तरह का कॉम्बो याद नहीं आ रहा है अभी। जी जी, खोजना पड़ेगा, इसीलिए कह रहे हैं पहली, अपनी तरह की पहली। राइट। बैदा जो इसका टाइटल है, इसका मतलब एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरे एक दोस्त को मैंने सुबह बताया, उसका कॉल आया था कि कहाँ हो। मैंने कहा यार फिल्म शुरू होने वाली, बाद में बात करता हूँ। कह रहा कौन सी? मैंने कहा बैदा। तो कह रहे इसका क्या मतलब है? तो मैंने सोचा हाँ ठीक है, मैं यही सवाल आज इंटरव्यू में भी डालता हूँ। तो क्या मतलब है? मुझे पता है, मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ तो उधर ये शब्द चलता भी है। वहाँ शायद अंडा मतलब है, अंडा मतलब है, राइट, है ना? हाँ। तो वही मैं बताना चाहूँ, बैदा का एज सच हमारी फिल्म में जो टाइटल है, हमारे राइटर के पर्सपेक्टिव से, जो सुधांशु राय हैं, जो इस फिल्म के लीड एक्टर भी हैं, राम बाबू का किरदार आपने देखा होगा, तो लिखा भी है और निभाया भी है। तो उनके हिसाब से ये एक भ्रम है। अब ये कैसे आया कि ये भ्रम है, जो है भी और नहीं भी जी। तो बचपन में बताते हैं कि बड़े शैतान हुआ करते थे। अब वहीं गोरखपुर के पास के हैं।
अच्छा। तो उनकी जो मामियाँ, चाचियाँ, बुआ इन लोग हैं, इनको डराने के लिए क्या करते थे, इनके और जो और शैतान बच्चे इनके घर में थे, कभी आटे से, हल्दी से, मिर्च पाउडर से थोड़ा अपना कुछ एक मेकअप बना लिया और ऐसा कहा जाता था कि शांत हो जाओ या सो जाओ नहीं तो बैदा आ जाएगा, और वो बैदा बन के वैसे आते थे। अब वो बैदा कुछ है भी नहीं, लेकिन है बच्चों की नज़र में, राइट। ठीक है, और वो है एक्चुअली घर की कोई औरत, और बच्चे 4-5 घंटे के लिए सेट हो जाते थे एक बार जब बैदा की एंट्री होती थी। तो अच्छा। वहाँ से हमारे राइटर के हिसाब से बैदा आया वो है। वर्ड वहां से आया जी, है कि जी, एक डरावना क्रिएचर जी। है, भले अलग ही वो। अलग अलग प्रांत में अलग अलग मतलब है इस वर्ड में। मिथुन राइट। चक्रवर्ती का डायलॉग भी था, तेरी आपको याद है, जात तेरी जात का को बैदा पैदा मारू, मारू। एग्जैक्टली। या राइट। या हाँ, मैं फोन में देख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। एक्चुअली सवाल फोन में है। एक्चुअली इंटरव्यूज में सवाल आते हैं, बाद में नीचे कमेंट्स आते हैं कि इंटरव्यूअर का ध्यान ही नहीं है, वो गेस्ट बात कर रहे हैं, आप फोन में देख रहे हो, तमीज नहीं है। तो पहले ही बता दूं, सवाल इसमें है अभी, इसलिए मैं फोन में देख रहा हूँ। राइट। अपने किरदार के बारे में बताइए, गोलू। जी, मतलब मुझे तो बहुत मजा आया उनको देख के। जी, धन्यवाद, धन्यवाद। और ये अच्छी बात है कि मीडिया क्रिटिक्स हो या व्यूअर्स हो, सबसे गोलू को काफ़ी प्यार मिल रहा है। राइट। सब ने कॉमिक टाइमिंग की तारीफ़ की है, बहुत बढ़िया और टाइमिंग है एकदम। लोगों ने कहा है कि काफ़ी एफर्टलेस एक्टिंग लग रही है। बट हाँ। अब वही है सर कि गोलू का किरदार तो बड़ा पसंद आ रहा है लोगों को। अब मैं चाहूँगा कि जो हमारी हिंदी इंडस्ट्री के लोग हैं, सिर्फ हिंदी ही नहीं इनफैक्ट, गोलू का जो किरदार है उसमें भोजपुरी एक बहुत अच्छा फ्लेवर है, आपने देखा होगा। राइट। और वो जो भोजपुरी है बड़ी रूटेड भोजपुरी है। हाँ। आपने अगर डायलॉग्स पे ध्यान दिया कि मारे चपले नहीं अंतर मुखी आ जाएगी। हाँ, जो समोसे वाले को वो डांटता है, हाँ। तो वो आधा तो मेरे को समझ में नहीं आया, और मैंने कहा यही तो खासियत है, क्योंकि वो वहां की सीधी। ये कौन सी ताकत है रे? एग्जैक्टली समोसा छान? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मतलब ये तुम क्या देख रहे हो बे? हाँ। समोसा गरम अपना Exactly. बनाओ। तो राइट। ये चीज़ें, अब ये मैं, अब जहाँ तक मेरी आगे की जैसे जर्नी है, अब ये हाँ। इससे मैं एज एन एक्टर क्या चाह सकता हूँ कि मैं यही चाह सकता हूँ कि जब मैं बड़े पर्दे पे लोगों को अब दिखाऊँ, और व्यूअर्स को भी, ऑडियंस को भी, और मीडिया क्रिटिक्स, और जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो मेकर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जिन्हें डिसिप्लिन्ड और अच्छे एक्टर्स की ज़रूरत है, जो उनके किरदारों को परफॉर्म कर सकें और नुआंसेस समझ सकें। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे वो एक्सेप्ट किया जाए, उस तरह से एक्सेप्टेबिलिटी मिले मुझे इंडस्ट्री में, सिर्फ हिंदी सिनेमा में नहीं। मैं तो भोजपुरी सिनेमा में काम करने के लिए बहुत उसके लिए इच्छुक तो हूँ। मुझे लग रहा है आप परफेक्ट हैं। नहीं तो आपको ऑडिशन में गोलू का वो भेज दीजिएगा जी, क्लिप। वो भेज दूंगा। और आपको ये भी बता दूं कि मैं अपने बचपन से जो है ना, मैं अपने डांस और इन चीज़ों के लिए जाना जाता हूँ। अच्छा। मैंने स्कूल में के टाइम पे मैंने जमशेदपुर में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ श्री रतन टाटा जी के सामने परफॉर्म करने का, एक स्टेज प्रोग्राम में, वो फर्स्ट रो पे थे। फिर मैंने बिहार के गवर्नर थे श्री AR किदवई, राबड़ी देवी जी, लालू यादव जी, इनके सामने मैंने परफॉर्म किया था जब ये वहाँ पे गवर्नमेंट में थे, और मुझे कई अवार्ड्स भी मिले, मुझे अपने कॉलेजेस में भी डांस परफॉर्मेंसेस वगैरह। तो भोजपुरी के लिए मैं कह रहा हूँ कि मैं भोजपुरी बोलने के साथ साथ और मसाले भी लेके आ सकता हूँ, अगर मुझे मौका दिया जाए और सही मार्गदर्शन मिले। और मैं सर सिर्फ हिंदी भोजपुरी ही नहीं, मैं हॉलीवुड जाना चाहता हूँ, बिकॉज मेरा जो रेंज है वो फ्रॉम भोजपुरी टू इंग्लिश है। राइट। ये आपको पता है, मेरी बैकग्राउंड जर्नलिज्म की है। आपके बैकग्राउंड जी, जर्नलिज्म और की है। इंग्लिश जर्नलिज्म की है मेरी पूरी शोबिज बैकग्राउंड। जी मीडिया में लंबे अरसे तक 15 सालों तक काम कर चुके हैं अब तो इस 20 हो देश गए के। अच्छा, अब लगभग, तो मतलब 20 हो गए, ओके। जी। और हाँ, जब इन्होंने मीडिया छोड़ के जब इन्होंने एक्टिंग को अपना करियर बनाया था, तब तक 15 साल हुए थे। तब तक 15 पर मीडिया में फिर पर भी जुड़ा इनका रहा हूँ, दखल हाँ, बना रहा, जी। जुड़ा रहा, ये काम करते रहे। और देश के बड़े से बड़े संस्थान के साथ इनका छोटा लंबा मीडियम साइज का सब तरह का टेन्योर रहा है। जी, जी। चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, नेटवर्क 18 हो, जी न्यूज़ हो, और भी कई सारे चैनल्स, NDTV, जैसा कि मुझे याद है, कुछ भूल गया हूँगा मैं। हाँ। तो मीडिया में काम किया है, इंग्लिश जर्नलिज्म किया है, ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, बहुत अलग अलग तरह का काम किया है, और अब एक्टिंग कर रहे हैं। तो एक्टिंग की जर्नी के बारे में कुछ बताइए अपनी। तो सर जैसा मैंने कहा कि बचपन से वो कैरिकेचर करना, डांस करना, इन सब का बड़ा शौक था। और मैं उन बच्चों में से था कि क्लास 4th 5th में भी अगर मैम उठा के पूछती थी कि व्हाट डू यू वांट टू बी इन लाइफ, व्हाट इज़ योर एम, तो बच्चे कहते हैं ना डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, मैं कहता था हीरो।
एक्टर भी नहीं, हीरो। हीरो। मैं एक आपको बता दूं, इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट भी हूँ मैं। ओके। तो जब मैंने इंजीनियरिंग छोड़ी तो मेरे फादर एक जज थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा, बड़ा डिसअपॉइंटेड होके एक तरह से पूछा कि बेटा, कोई वो एक काम तो होगा जो तुम्हें लगता हो कि हाँ ये मैं अच्छा कर सकता हूँ और ये काम मैं करना चाहूँगा। उस वक्त उस वल्नरेबल सिचुएशन में भी मैंने उनसे यही कहा था कि हाँ मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। वो थोड़ा खींचे, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें लगता है तुम्हारे पास वो रिसोर्सेज हैं, वो सब कुछ है जो तुम्हें एक्टर बनने के लिए चाहिए। तो मैंने उन्हें यही बताया कि मेरा जवाब यही था कि मैं एक्टर बनना मतलब ऋतिक रोशन बनने की बात नहीं कर रहा हूँ। जॉनी लीवर भी एक्टर है, राजपाल साहब भी एक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं, नसीर साहब, मतलब एक अलग लीग है एक्टर्स की, जो जो ज़रूरी नहीं कि वो एक फिल्म का वो नो फ्लैम्बॉयंट और कैसानोवा एक आप समझ सकते हैं एक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड हीरो की अगर हम बात करें। और देखिए, आदमी को रियलिस्टिक होना चाहिए। बचपन में ज़रूर हीरो बनना चाहता था, शायद सही समय पे परसू किया होता तो बन भी जाता, राइट। लेकिन ना खुद को समझ होती है और ना उस डायरेक्शन का उतना आइडिया होता है और ना पेरेंट्स को होती है। पेरेंट्स तो भैया आपको सिक्योर करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, और उनको ये उन्होंने कभी नहीं रोका, उन्होंने हमेशा इनकरेज किया कि हाँ तुम बैडमिंटन खेलता था, मैं स्टेट लेवल मैंने 4 साल खेला जमशेदपुर में। तो उन्होंने, चाहे वो डांसिंग हो मेरी, चाहे वो स्टेज परफॉर्मेंसेस हो या स्पोर्ट्स हो, उन्होंने कभी नहीं रोका। बट ये नहीं उनको भी लगा कि क्या इसमें इसके करियर के हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं, और ना मुझे लगा, तो किसी पे ब्लेम नहीं है। वो तो है ना, पड़ोसन फिल्म देखी होगी आपने, उसमें एक बड़ा अच्छा डायलॉग है कि जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। सो होता है। तो वही है सर, राइट। वही हुआ। आपकी एक शॉर्ट फिल्म काफ़ी चर्चित रही और पसंद भी काफ़ी की गई, और मुझे भी पर्सनली वो पसंद है, चाय पत्ती। जी सुधांशु राय के साथ ही आपने की है उसे। जी। उसके बारे में कुछ बताइए कि हाउ इट हैपेंड। तो सर, चाय पत्ती जो है, ये पुनीत जो डायरेक्टर हैं बैदा के, पुनीत, पुनीत सुधांशु और मैं, जी। हम लोग शुरू से साथ काम कर रहे हैं जहाँ तक प्रोडक्शन की बात है। और एक ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मेरी एक्टिंग जर्नी की शुरुआत बहुत हद तक इन दोनों की वजह से हुई। अच्छा। ठीक है, क्योंकि मैं इनके साथ प्रोफेशनली जुड़ा पहले तो, फॉर पब्लिक पीआर कंपनी है, उससे उसके मार्फत में जुड़ा। लेकिन एक दूसरे से हमने अपने, जब रिलेशनशिप बढ़ता है, रैपो बढ़ता है, तो आप अपनी बातें बताते हैं। तो खुल के बात आई कि भैया मैं एक्टर बनना चाहता था, ये पुनीत डायरेक्टर बनना चाहते थे, सुधांशु ऑलरेडी कहानीकार थे, वो ऑलरेडी कहानियाँ उनकी आने लगी थी उस टाइम। एक मैं तो पहले की बात बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी चाय पत्ती 2021 में आई थी। अच्छा। तो हुआ कि ऑफिस में कुछ शूट करते, फिर उन्होंने ऑडिशन मेरे से पूछा कि भैया तुम बोल तो रहे हो एक्टिंग, और ये हमारी बात जब होने के कम से कम 1 आध साल बाद ये फिर बात आई कि तुमने बोला था तुम एक्टिंग करते हो तो तुम करोगे। मैंने कहा ज़रूर करूँगा। तो उन्होंने कहा कर पाओगे? मेरे पास इसका जवाब नहीं था कि मैंने कभी किया नहीं था। तो मैंने कहा आप ऑडिशन ले लीजिए। तो 3 किरदार थे, उन्होंने कहा तीनों किरदार के अलग अलग वीडियोस बना दो और हम देख लेंगे कौन से किरदार में तुमको रख सकते हैं। तो जब मैंने वीडियो बनाई तो अब कुछ इस क्राफ्ट को लेके मेरे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं सर जो मुझे भी समय पे समय पता चल रही हैं, जो अंदर हैं, इनहेरेंट हैं, जो निकल के आ रही हैं अलग अलग फॉर्म में, मैं भी जान रहा हूँ। तो वही क्या हुआ कि मैंने वो तीनों की एक्टिंग जो है एक ही फ्रेम में, विदाउट एनी कट, मैंने वो तीनों किरदार निभा दिए कि एक ही आदमी अगर 3 किरदार आपस में बात कर रहे हैं वो निभा दिया। तो वो बहुत खुश हुए हैं, बहुत सरप्राइज भी हुए कि भैया तुम तो नेचुरल हो या जो भी, और उन्होंने मेरे ऊपर ही डाल दिया कि आप किरदार चुन लो। तो मैंने फिर भी डिस्कशन वगैरह हुआ कहानीकार का किरदार में, और वो फिल्म 12 मिनट की है जी। अगर आपने नहीं देखी तो मैं कहूँगा यूट्यूब पे ज़रूर देखिए। 12 मिनट की है, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा आपका, बट वो बड़ी अलग तरह की है सर। और मैं तो, मेरी तो शुरुआत थी, मुझे तो डायरेक्टर बोलता था ऐसे करने, तो मैं ऐसे ही करता था। वो तो जब हमारी अगली आई बुमराह, डिटेक्टिव बुमराह, तब मैं एज एन एक्टर खुला, एंड देन देयर इज़ नो लुकिंग बैक। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इस चीज़ को प्रॉपर परसू करूँगा, नॉट जस्ट एज अ शौक। राइट। तो इसीलिए मैं जो है और क्या क्या प्रोजेक्ट किए हैं आपने? चाय पत्ती, डिटेक्टिव बुमराह, डिटेक्टिव बुमराह, चाय पत्ती और चिंतामणि, ये हमारी पहले आई है, 2022 तक ये आई थी। ठीक। फिर लंबा गैप हुआ क्योंकि हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे।
तो बैदा आने वाली है। बैदा के अलावा, बैदा तो खैर फिर कहूँगा ज़रूर देखिए, बहुत मज़ा आएगा। और उसके अलावा सर मेरी एक वेब सीरीज़, एक फिल्म भी आने वाली है। अच्छा, आप मुझे तृप्ति डिमरी और यशपाल शर्मा जी के साथ अभिनय करते देखेंगे। ओके। सीमा विश्वास, दानिश हुसैन सर, इन लोगों के साथ आप मुझे ये अभिनय एक ही करते प्रोजेक्ट है, दो अलग नहीं, ये प्रोजेक्ट 2 है? अलग दो प्रोजेक्ट्स अलग हैं। प्रोजेक्ट है। इससे ज़्यादा डिटेल्स में प्रोजेक्ट्स के आपको नहीं दे अच्छा, अभी पाऊँगा, नहीं दे पाएंगे, ठीक है। सॉरी, लेकिन ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और राइट। आई एम लकी कि मुझे मौका मिला है। शूट सब हो चुके हैं। मैं इमरजेंसी फ़िल्म में भी मैं लॉक हुआ था टू प्ले प्रणब मुखर्जी, यंग प्रणब मुखर्जी। अच्छा। जी, बट वो कैरेक्टर एक्चुअली हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो जब का वो टाइम है जब इमरजेंसी की कैबिनेट मीटिंग्स होती थी, तो प्रणब दा जो है उस समय बंगाल से दिल्ली की तरफ रुख कर रहे थे। वो अपनी दिल्ली तक की जर्नी प्लान कर रहे थे या शुरुआत कर रहे थे। तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो कैबिनेट मीटिंग में हो। राइट। इन्हीं कारणों से वो कैरेक्टर ही हट गया। अगर आप फिल्म देखेंगे, अच्छा, हाँ हाँ, यू वोंट सी प्रणब मुखर्जी ने, राइट राइट। बट हाँ वो भी था। तो ये तो पार्ट एंड पार्सल है सर। और भी कुछ चीज़ें हैं, बातें चल रही हैं और अब बैदा आया है तो आई एम होपिंग कि जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो मुझे जानेंगे, क्योंकि ये मेरी पहली बिग स्क्रीन में डेब्यू है, बॉलीवुड डेब्यू। राइट। तो अब शायद लोग मुझे और काम देंगे, आई होप। बिल्कुल यही देंगे। है सर। हाँ, अच्छा काम तो खुद की पहचान बना ही लेता है, नो डाउट। जी आपके रूट्स बिहार से हैं। जी जी। गोलू का किरदार जो है वो भोजपुरी टोन लिए हुए है, बोलता ही है, लगभग भोजपुरी ही बोलता है। तो इसके लिए अलग से मेहनत करनी पड़ी या बहुत आसान रहा ये? नहीं, बहुत आसान तो मैं नहीं बोलूँगा अच्छा। सर। हाँ, क्या होता है ना कि हाँ, मैं मोतिहारी का हूँ। मैं मोतिहारी की पैदाइश हूँ, हॉस्पिटल की नहीं, घर की पैदाइश हूँ। तो आप मतलब कंटेक्स्ट आप समझ सकते हैं राइट। जो होता है। हम और आप इस उम्र में ज़्यादा समझ सकते हैं, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर फेस से, एक पर्टिकुलर ईयर से आते हैं। राइट। तो मोतिहारी से मैं क्लास 3 के बाद निकल गया। जैसा मैंने कहा, मेरे फादर जज थे तो उनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी। तो हम कभी गुमला, कभी चतरा, कभी कोडरमा, कभी पटना, कभी छपरा, इस तरह से जो है सर ये पूरा चलता रहता था मामला। तो और फिर मैं वहाँ से बाहर निकल गया। करीब 25 साल तो दिल्ली में रहा हूँ मैं, और अब मैं मुंबई में हूँ। तो कहने का मतलब कि वो भोजपुरी स्पीकिंग एनवायरनमेंट कभी मिला नहीं, और न्यूक्लियर फैमिलीज़ में हम लोग पले बड़े हैं। शुरुआत में भले जॉइंट थी, तो पेरेंट्स भी, आपको पता है, हम भी घर में बच्चों से भोजपुरी में नहीं बात करेंगे, राइट। भले हमारा मदर टंग है, हम उनसे इंग्लिश और हिंदी में ही बात करते हैं। मेरे घर में हिंदी का माहौल रहा शुरू से, और मेरे फादर और मदर एक चीज़ में पर्टिकुलर थे कि भोजपुरी बोलो तो भोजपुरी बोलो, हिंदी बोलो तो पर्टिकुलर एकदम हिंदी बोलो। ये राइट। नहीं कि हिंदी में भी भोजपुरी में। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मेरी बहन, उसको उतना ट्रैक नहीं रहा भोजपुरी, लेकिन मैं हमेशा अपने रूट से जुड़ा रहा। लेकिन राइट। जब बैदा की तैयारी शुरू हुई, जब वर्कशॉप्स हमने काफ़ी किए इसके लिए, तो समझिए उस रूट्स को मुझे वापस मुझे जुड़ना पड़ा। हालांकि मैं अपनी नानी, अपनी बुआ, इन लोगों से भोजपुरी में ही बात करता आया हूँ। जानबूझ के कोई मिलता है मुझे भोजपुरी भाषी, मैं कोशिश करता हूँ भोजपुरी में बात करूँ हमेशा। पर वो फ्लुएंसी जो चाहिए थी, वो सब के लिए थोड़ा सा ब्रशअप तो करना पड़ा। बट हाँ, बेसिक ग्रामर था। तो ग्रामर जब थोड़ा बेसिक अच्छा हो तो लिटरेचर हो जाता है, वैसा वाला सीन था। राइट। जी जैसे आपकी इस बात से मैं रिलेट कर पाया, क्योंकि मैं पुणे में पला बढ़ा। मराठी मेरी लंबे समय तक बहुत प्रोमिनेंट लैंग्वेज रही है। पर जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए तो मैंने तो मराठी नहीं छोड़ी आज तक। मेरे घर में आप देखेंगे बहुत मराठी की किताबें मिल जाएंगी, और मैं मराठी बोलता भी रहता हूँ, बहाने तलाशता हूँ। पर मेरी सिस्टर धीरे धीरे भूल गई। ठीक है, एग्जैक्टली, मैं तो क्योंकि कह रहा था। हाँ, एग्जैक्टली वही बात हुई उसके साथ। तो अब मैं कई बार उसको छेड़ने के लिए मराठी बोलता हूँ तो वो कुछ पकड़ पाती, कुछ नहीं पकड़ती। हालांकि उस वक्त वो, जब हम शिफ्ट हुए तो वो 15 साल की अराउंड होगी, तो उस वजह से भी एक वो होता है ना, पता उन्हें भी है। हाँ, पता उन्हें भी समझ है, वो पूरा पाती है अभी भी, हाँ। एग्जैक्टली। लेकिन जो आप जो चीज़ रेगुलर बोलेंगे, और हमारी शूटिंग भी गोरखपुर के पास हुई है, गोला बाजार में। अच्छा। तो एक मैं थोड़ा लकी इस मामले में भी रहा कि मुझे माहौल ही वहीं मिल गया। माहौल ही मिल गांव के गया, लोग भी जो थे वो भी वही, हाँ। का हो सबित्रिया, ठीक बा? Exactly. तो हम भी एकदम, हाँ हो अंकित, ठीक बा, चलो चल जाए, तनी समोसा शूट से खा के आए पहले जाए। चाय पी रहे तो वही यही भाषा सब में बोल माहौल रहे चल थे। रहा था 10 Exactly. दिन 15 दिन। तो राइट। उसने थोड़ा हेल्प जरूर किया, मैं ये राइट। कहना चाहूँगा। अच्छा, करियर स्विच किया आपने, इतना बड़ा मीडिया में इतने लंबे समय तक काम किया, और उसके बाद आप ऐसी फील्ड में आए हैं जहां मतलब ठीक है, अच्छा है, ग्लैमर है, सब कुछ है, पर अनसर्टनिटी बहुत है यहाँ पे, राइट?
तो रिस्क तो है ही। तो कितना आसान रहता है इसको हैंडल करना, क्या क्या रहता है इसके पीछे आपका? सर अब क्या है ना कि ये आपको आपने आपके क्वेश्चन का पहला पार्ट इफ यू कैन प्लीज रिपीट किया था कि आपने करियर स्विच करियर किया स्विच 40 के बाद के ये आसपास जी जी आकर, राइट? जी देखिए सर क्या है ना कि हर करियर का एक अपना प्रोसेस होता है उसको शुरू करने का, हर इंडस्ट्री, चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री हो चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, ठीक है। और करियर स्विच का तो ऐसा है सर कि आपको आपको ना इनर कॉलिंग एक होती है। अच्छा। इनर कॉलिंग सबको, दिक्कत यह है कि बहुत लोगों को पता नहीं चल पाती कि मेरी इनर कॉलिंग क्या है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं। बहुत रेयरली ब्लेस्ड समझिए आप होते हैं लोग जिनको थोड़ी अपनी कॉलिंग पता चलती। वही हुआ मेरे साथ जब मेरे, अच्छा वो कब हुआ, जब मेरे पास खुद से एक्टिंग के मौके आए, चाहे वो चाय पत्ती की बात करें हम या बाकी, उस समय मेरे लिए ये शौकिया था। तो वो शौकिया जब आया तो उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, एंड व्हेन पीपल गिव यू अप्रूवल कि हाँ ठीक है यू आर डूइंग इट वेल, तो फिर वो होता है। स्ट्रगल्स बहुत है, स्ट्रगल्स इन द सेंस कि आपको अपनी ग्रोथ रोकनी पड़ती है, आपको जॉब के साइड पैरेलली चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो सर ये तो आपको अब आपने अपना इंडिपेंडेंट चैनल शुरू किया, इसके अपने चैलेंजेस हैं। हम लोग इंटर्नशिप करने के लिए हर ऑफिस घूमते थे मीडिया फिल्म सिटी के, ठीक है, नोएडा सेक्टर 16 के, आपको याद होगा, बिल्कुल सब हर ने वही किया है, हर जर्नलिज्म के बच्चे ने वही किया है। तो प्रोसेस था। पहले के ज़माने में हम जब सुनते हैं कि प्रोड्यूसर के घर के बाहर लोग बैठे रहते थे घंटों, बस इसलिए कि प्रोड्यूसर साहब 5 मिनट समय दे दें। अब तो सर कास्टिंग ऑफिसेज हैं, आप जाइए और हर कास्टिंग ऑफिसेज एक्टर्स का डेटाबेस रखती है। मेरे पास कॉल्स ऐसे ही आते हैं, मेरे पास एड्स के भी आए हैं, सबके आए हैं, पर मैंने अभी तक, चूँकि मुझे पहले बड़े पर्दे पे आना था, इसलिए मैंने उन चीज़ों को अभी बैक बर्नर पे रखा। मैं फोकस्ड होकर सिर्फ फिल्म्स एंड वेब शोज़ पे ध्यान दिया मैंने। अब मैं एड्स वगैरह भी एक्सेप्ट करूँगा, राइट। सो ये चीज़ है सर। और करियर स्विच तो सर मीडिया मैंने पहले ही त्याग दिया था, फिल्म में आने के पहले। ऐसा नहीं हुआ कि फिल्मों में आने के लिए मैंने मीडिया था, आपने छोड़ दिया ही था। मैंने छोड़ दिया था। मैं देखना चाहता था कि मैं और क्या कर सकता हूँ लाइफ में, और मैं किस रास्ते में, और प्रारब्ध मैंने किया। जब मुझे वो मौका मिला तो मैंने प्रारब्ध करने से मैं नहीं चुका, राइट। मैंने कोशिश की। मैंने 2022 से 2025 कोई ऑडिशन नहीं छोड़े। और जो लड़के हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, मैं आपको ये बता दूं, हर किसी को, देखिए मैं सपने नहीं दिखा रहा, पर एक्टर बनने की कोशिश हर कोई कर सकता है, सबका हक है, और आप कहीं भी रह के कर सकते हैं। कुछ कास्टिंग हैंडल्स हैं, मुकेश छाबड़ा हुए, एंटी कास्टिंग हुआ, पराग मेहता कास्टिंग हुए, दिल्ली में स्टार्स ऑफ इंडिया है, कई इस तरह के कास्टिंग्स हैं। आप जब उसमें घुसेंगे तो आपको रिकमेंडेशंस भी आते हैं, आप उनको ट्रैक कीजिए। वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स देते हैं एज ग्रुप के साथ, किस टैलेंट या किस क्वालिटी या क्या एट्रीब्यूट ढूंढ रहे हैं, वो डांसिंग ढूंढ रहे हैं, स्विमिंग ढूंढ रहे हैं, हॉर्स राइडिंग ढूंढ रहे हैं, जो भी है, लैंग्वेज फ्लुएंसी क्या देख रहे हैं, सारे डिटेल्स आते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो, आप अपनी डिटेल्स प्रोफाइल्स वहाँ भेजिए, और जब आपको मौका मिलना होगा मिलेगा। ऑडिशंस ना छोड़े। अगर आपको पता चल रहा है आपके शहर में, हर शहर में होता है, चाहे वो पटना हो, कानपुर हो, रांची हो, गया हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, कोची हो, कोई भी जगह हो, हर जगह ओपन ऑडिशंस होते हैं। जब हो आप कोशिश करें, आप ज़रूर जाएं। आप यही कर सकते हैं, मैं यही कर सकता हूँ। बाकी जो है, मुबारक भाई, आप समझते हैं, आप बहुत समय से एंटरटेनमेंट मीडिया को, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को फॉलो कर रहे हैं, सो यू नो कि रेस्ट इज योर टैलेंट एंड राइट बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। और किस्मत का बहुत रोल है, बहुत रोल है। किस्मत और मेहनत में से एक भी पलड़ा अगर हल्का पड़ा तो शायद ये जर्नी मुश्किल हो जाएगी। राइट। मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी के इस दौर में थोड़ी आसानी ये भी हुई है कि जैसे आपने अभी बोला कि आप घर से कुछ शूट करके भेज दीजिए, अगर रिक्वायरमेंट वहाँ पे मेंशन है किसी सोशल मीडिया पोस्ट में, मान लीजिए किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने डाली है, तो आप वीडियो बना के भेज दीजिए, क्योंकि उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर किया है तो वो देखेंगे भी, एग्जैक्टली टीम होगी, तो देखेगी, ये लोगों को पता वहां से भी शॉर्टलिस्ट। तो थोड़ा स्ट्रगल वाला पार्ट यहाँ, जो आपका डर रहता है ना कि मैं क्यों मुंबई जाऊंगा, कहाँ रहूंगा, कैसे रहूंगा, कहाँ धक्के खाऊंगा, ये तो शुरू करिए। और मैं ये नहीं कहूंगा कि मुंबई जाओ या ना जाओ, देखिए इट्स अ वेरी पर्सनल कॉल, जिसको जो करना है, जिसको जो करना है, जिसको जो रास्ता सही लगे बोले। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मौके, अब ये बॉलीवुड इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री हर जगह जा रही है,
और हर जगह के टैलेंट को मौका दिया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, उनके एंड से भी कोशिश की जा रही है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम वहाँ पहुँचे। ठीक है, कई लोग होते हैं सर छोटा रोल है यार मैं नहीं, अरे आप शुरुआत तो करें, आपको लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो बात बहुत वो है। लोग हैं जिन्होंने बहुत और छोटेपन से शुरू किया है। और मैंने भी किया सर, शॉर्ट फिल्म से शुरू किया, exactly. आज जाके मुझे एक प्राइमरी कैरेक्टर मिला है, राइट, सेकंड लीड हूँ मैं बैदा का, अच्छा, और असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, तो आज मुझे वो मौका मिला है। तो ये सबको करना पड़ेगा कोशिश, और सबकी अपनी जर्नी होती है, ये कहूँगा। राइट। मीडिया प्रोफेशनल होने का एक्टिंग फील्ड में फायदा मिलता है कुछ दो तरह का। एक क्या, जब आप मीडिया में होते हो बहुत सारे लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है, तो तब आपने जो मतलब सबकॉन्शियसली ही कैरेक्टर स्टडी जो किया हो, मतलब आप अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हो, आपको याद रह जाते हैं यार उस गांव में वो अंकल मिले थे और उनका वो शब्द बोलने का स्टाइल आपको अटका रह गया, फिर आपने वो किसी ऑडिशन में इमिटेट करके दिखा दिया, इस तरह की हेल्प। दूसरा जो पीआर गेम है जो कि आजकल फिल्मों से बड़ा हो गया है, मतलब मैं कभी कभी डर जाता हूँ इन सब चीज़ों से कि कहाँ जा रहा है हमारा सिनेमा, सिर्फ पीआर का ही खेले, बट स्टिल अब जब जो है तो है, उसमें हेल्प मिलती है। देखिए सर, जो आपने कही बात की, आप जर्नलिज्म में एक बड़ी अच्छी बात क्या है कि आपको हर तबके के, हर वर्ग के और हर स्ट्रीम के, हर वर्टिकल के लोग मिलेंगे, पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, जनरल, न्यूज़, क्राइम, हर तरह से रिलेटेड लोग मिलते हैं। तो डिफरेंट कैरेक्टर्स तो देखते हैं, पर ये डिफरेंट कैरेक्टर्स सिर्फ मीडिया में नहीं सर, ये लाइफ में भी है। फॉर एग्जाम्पल, अब किसी को अगर बुलाना है किसी को कि ज़रा मुकेश को बुलाओ, ठीक है, अब कोई आदमी होगा, जैसे किसी ने कहा ज़रा मुकेश को बुलाओ, तो अब एक ने बोला मुकेश, ए मुकेश, ठीक है, कोई होगा मुकेश, ठीक है, कोई होगा अरे कहाँ है मुकेश, बुलाओ। आप समझ रहे, अलग अलग किरदार होते हैं। तो किस रोल के हिसाब से क्या है, कोई जरा आंख ज़्यादा मटकाता है, कोई नाक संभलता है, आप समझ रहे हैं ना सर। तो अब जिस तरह का कैरेक्टर है उस तरह से पकड़ना होगा आपको, क्या फील है। लेकिन हाँ, ये अगर आपको एक्टिंग करनी है और कोई किरदार निभाना है, तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप, हर आदमी कमीना भी हो सकता है, हर आदमी शरीफ भी हो सकता है, हर आदमी फ़नी भी हो सकता है, हर में वो सब वो क्या एक्सप्रेशंस और रस होते हैं, बिना कैमरा के हर कोई कर ले शायद, राइट। अगर आप कहें, बस जो कैमरे पे भी कर पाता है वो एक्टर होता है। कहने का मतलब आपको किरदार अपने अंदर ही ढूंढना है, राइट। और आपको अपने ही एट्रीब्यूट से, अगर गोलू का किरदार मैंने निभाया, तो अगर शोभित सुजय उस परिवेश में होता तो वो गोलू होता, मुझे ऐसा लगता है, राइट। वो समझ के चलना पड़ता है। ये मेरा अपना प्रोसेस है, हर एक्टर का अपना प्रोसेस होता है। मीडिया का पीआर गेम की जहाँ तक बात, और मीडिया मुझे लगता है कोई भी तालीम चाहिए होती है, ज़रूरी होती है। मैंने सबसे पहली बार ये बात सुनी थी पंकज कपूर साहब से, उनके एक इंटरव्यू में, कि तालीम बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो यहाँ इनिशियल काम और सक्सेस मिलना शुरू होता है ना, तो जिसके पास तालीम है वो थोड़ा एक इन्फॉर्म डिसीजन लेता है, और आपका ऑब्जर्वेशन कितना एक्टर वो बनाता है। जहाँ तक रही पीआर की बात सर, मैं साफ कहूँगा कि इसके प्रोज भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अच्छा लगता है कि चलो हमारे साथ का कोई जो है वो कुछ नया कर रहा है, कुछ अलग कर रहा है, वो पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो मेरिट के बावजूद सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, एक चैनल ने अब यहाँ तक बोले नहीं ये पहले पत्रकार रहे हैं ना, तो हम इनका इंटरव्यू नहीं कर। अब ये बात, इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक, लेकिन ठीक है, सबका अपना कंपल्शंस है, जो भी है, तो प्रोज एंड कॉन्स है। बाकी पीआर गेम तो सर अब हर जगह है, हर जगह है, वो सिर्फ यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में कन्फाइंड नहीं है, ठीक है। और अब वही बात है, आप अगर जनता का प्यार मिलता है, अगर जनता को आप पसंद आते हो, आपका काम पसंद आता है, और मुझे लगता है ऊपर वाले का आशीर्वाद रहता है, बड़ों का आशीर्वाद रहता है, तो रास्ते अपने आप भी बनते हैं। राइट। छोटी फिल्में जो होती हैं, जिनको बड़े स्टार्स की बैकिंग नहीं होती, या बड़ा प्रोडक्शन हाउस जिसको प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता है, तो इनकी अपनी क्या दिक्कतें होती है रिलीज में, थिएटर्स मिलने में? पहले तो छोटी फिल्मों की बात आपने कही, जैसे हम बैदा आए हैं 21 को, एक हफ्ते पहले जॉन अब्राहम आए थे, द डिप्लोमेट जो अच्छा परफॉर्म की, भाईजान आ रहे हैं,
एक हफ्ते बाद। राइट। तो हमारे लिए तो आप समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन होगी। राइट। बट हाँ, वी आर हैप्पी कि जो बीच में थोड़ा एक ब्रेक है उसमें ऑडियंस नई तरह की एक फिल्म भी देख एक्सेप्ट कर रही है। बिकॉज मैंने आपको बार बार कहा कि इंडिया की ऑडियंस जो है, जो कहते हैं ना कि इंटेलिजेंट नहीं है और ये नहीं है वो नहीं, तो ये बहुत इंटेलिजेंट है। वो अगर मास मसाला एंटरटेनमेंट देखती है तो चॉइस से देखती है। अगर वो पुष्पा देख रही है तो अपने चॉइस से देख रही है और उसको पसंद आ रही है। मुझे भी बहुत पसंद आई, मुझे पुष्पा पसंद आई और मुझे वध भी पसंद आई। इसका ये मतलब नहीं है ना कि कोई एक अच्छा है कोई एक खराब है। आपको कब कौन सा सिनेमा कंज्यूम करना है ये ऑडियंस की चॉइस है। तो ये मैं मानता हूँ बहुत स्ट्रांगली, इंडियन ऑडियंस हर सिनेमा के लिए तैयार है। बैदा के साथ पर्टिकुलर सबसे बड़ी मुश्किल अगर आप कहें तो वो हो सकती थी कि भाई इसकी कहानी कन्विंसिंग लगे जिन लोगों को साथ जोड़ना है। पर इस कहानी ये हमारी यूएसपी बनी क्योंकि सुधांशु राय की लिखी कहानी है जो इंडिया के ऑलरेडी फेवरेट स्टोरी टेलर है। PSUs हो गेल जैसे, या IITs हो, या जयपुर लिट फेस्ट में भी जा चुके हैं वो। मतलब ही 500 से ज़्यादा स्टोरीज उनकी है और ये बैदा की कहानी भी उनकी एक बहुत पॉपुलर स्टोरी पे आधारित है। नाम नहीं बताऊंगा मैं, बट वो ऑडियंस द्वारा, लोगों द्वारा, उनके श्रोताओं द्वारा, फैंस द्वारा बहुत पसंद की गई थी। तो एक उतना रोड ब्लॉक नहीं बनी हमारे लिए स्टोरी। लोग हमारे साथ जुड़े, जो एक्टर्स थे या जो भी क्रू थे। और फिल्म की शूटिंग वगैरह में आपको यही है कि बहुत चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। जैसे इस फिल्म में बहुत नई नई चीज़ें और ऑथेंटिक चीज़ें जो आपने लिख दिया। अब लिखना तो एक चीज़ है, उस लिखने को कन्विंसिंग तरह से सिनेमैटिक रिप्रेजेंटेशन देना। अब कोई गिरा और जब सर उठाया तो जंगल जाग उठा। ये लिखना तो आसान है, लेकिन इसको फिल्माना पर वो हमने कोशिश की है। तो इस तरह की शायद हमारी कुछ अलग कोशिशें थी जो हमारे साथ पैनोरमा जुड़ा जी, जिसने पहले दृश्यम, शैतान, इस तरह की फिल्में दी है। तो ये द डिप्लोमेट भी उसी ने डिस्ट्रीब्यूट किए शायद, पैनोरमा ने। तो कहने का मतलब यह है कि हमें इस तरह का सपोर्ट मिला और अभी बैदा आई है। ऑब्वियसली जितनी डिमांड है अभी उतने स्क्रीन्स पे नहीं है। सॉरी, हम खुद जद्दोजहद कर रहे हैं कि भाई अच्छे स्क्रीन्स मिले और बेटर शो टाइमिंग्स और हमें मिले। बट अभी देखिए वीकेंड में कैसा रुझान आता है, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। और आई थिंक सर जगह सबके लिए है। द पॉइंट इज हाउ कमिटेड यू आर। और क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो शॉर्ट फिल्म से फीचर फिल्म का सफ़र तय कर पाते हैं। ये पुनीत सुधांशु ने किया है तो ये काबिल तारीफ है। मैं लकी हूँ, मैं भी उसका पार्ट बना। मैं बैदा में जैसे गोलू तो हूँ ही, असिस्टेंट डायरेक्टर भी हूँ इस फिल्म का। ठीक है, तो मैं भी जुड़ा और चाय पत्ती से जुड़ा हुआ हूँ पहले प्रोजेक्ट के साथ। तो दिस इज माई फॉर्चून ऑल्सो कि आई एम गेटिंग टू वर्क विद दीज पीपल आर वेरी क्लोजली, इवन इन द मेकिंग। मैंने बहुत इनके साथ काम किया। तो कहने वाला सर आपको हर स्टेप पे लर्निंग मिलती है। हम सीधा फीचर फिल्म में नहीं कूदे, हमने पहले शॉर्ट फिल्म से लर्निंग ली, फिर हम इसमें कूदें। तो वो चीज़ें हमें हेल्प की। बहुत चीज़ें खुद से करनी पड़ती है जैसा मैंने कहा, तो वो हमारे लिए बना। लोकेशन आप कितना वाइजली चूज़ करते हो, हर चीज़ आती है। लॉजिस्टिक्स, अब आप ठंड में शूट कर रहे हो, सबको रुकवाना भी है गांव में 15 दिन 20 दिन, तो आप कैसे रुकवाओगे? उसके लिए अरेंजमेंट बहुत चीज़ें हैं सर। बड़े प्रोडक्शन के पास बहुत पैसे होते हैं, हमारे पास कम थे। पर इतने भी कम नहीं थे कि हम फिल्म ना बना पाए, टचवुड। तो हमने फिल्म बनाई है। अब दर्शकों के हाथ में फैसला है जी। बस अब देखें, ज़रूर देखें। और पूरे परिवार, बच्चे, जेनजी, मिलेनियल, एल्डरली सब देखें, सबको मज़ा आएगा। सबके लिए कुछ ना कुछ है। राइट। बहुत शुभकामनाएं आपकी फिल्म को। आपको पुनीत शर्मा जो डायरेक्टर है और सुधांशु राय जिन्होंने लिखा है, जो लीड है फिल्म के जी, आप सबको और बाकी टीम को भी, प्रदीप आपसे सर मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपको फुर्सत मिले इस फिल्म का रिव्यू एक ज़रूर करें। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर करूंगा, मैं इसका रिव्यू भी करूंगा। और आप आए, बड़ा अच्छा लगा, अच्छी बातचीत हुई। फिर मिलते रहेंगे आगे, आपका काम हम ट्रैक करते ही रहेंगे, हमारा तो काम ही ये है। तो आपको बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच हमारे पास आने के लिए। आप पहले गेस्ट से शुरुआत हो चुकी है, अब और गेस्ट आते रहेंगे, आप देखते रहिएगा एम बोले तो।